सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक वक्त था जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे और ज़रा याद कीजिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर वो मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, चोरी, लूटमार, कर्जा, बददियानती, कमज़ोर खारिजा पॉलिसी, भारत से यारी, मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ, कारोबारी सियासत। ऐसा कौन सा इल्ज़ाम था जो खान साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर नहीं लगाया? लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ही होता था कि जमहूरियत में इस तरह की बातें जमहूरी इक़दार के ख़िलाफ़ होती हैं। किसी पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाना, किसी पर ज़ाती हमले करना, इखलाकियात से गिरी हुई बातें करना ना तो सियासतदान पर ज़ेब देती हैं और ना ही जमहूरियत में इस किस्म की मिसालें सेट करना कोई अच्छा अमल कहला सकता है। अच्छा, अब आज इमरान खान साहब हुकूमत में हैं और वही नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इमरान खान साहब पर कुछ इसी किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं। फॉर एग्जांपल करप्शन, चोरी, लूटमार, बुलंद तरीन कर्जा, नाकाम खारिजा पॉलिसी, भारत नवाजी, मुल्क और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़, अपनों को नवाजने की सियासत। अब ऐसा कौन सा इल्ज़ाम है जो इन 2 सालों में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इमरान खान साहब पर नहीं लगाया? बल्कि इमरान खान साहब पर तो इस्लाम मुखालिफ होने का फतवा भी लगा दिया गया। अब ऐसा क्यों होता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको जमहूरियत और हर जमहूरी इक़दार ठीक उस वक्त आ जाता है जब आपका मुखालिफ आप पर कोई इल्ज़ाम लगाए, लेकिन जैसे ही आप अपोजिशन की पोजीशन संभालते हैं उस वक्त तमाम इखलाकी जमहूरी रिवायात अपने ही पैरों तले कुचलना शुरू कर देते हैं। है ना हैरानी की बात नाजरीन? अच्छा, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आज खुलकर और साथ ही JIT होती क्या है, इसका कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन वो मकसद क्या होता है, और अगर मुल्ज़िम JIT में बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद अदालत में मुकर जाए तो उस JIT की फिर हैसियत क्या रह जाती है? क्या मुल्क में जितनी JITs मंजर आम पर आई उनकी रोशनी में कभी कोई कार्रवाई भी हुई, कोई कार्रवाई की जा सकी या नहीं? अगर नहीं तो पहले उनको सुलझाने की बजाय हर रोज़ एक नई JIT को मंजर आम पर लाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? क्या अवाम का वक्त बर्बाद करना, वक्त ज़ाया करना, या फिर उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना? अब उज़ैर बलोच की JIT 2 हो गई, कैसे हुई कोई बताएगा? और उन JITs की अहमियत उज़ैर बलोच के मुकर जाने के बाद आखिर कितनी रह गई अहमियत और हैसियत, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने जो विफाकी हुकूमत पर रॉ के हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव के मामले पर जो तनकीद की है उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करूंगी। मेरे साथ जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती हूँ और सवालात का बॉल मेहमानों के कोर्ट में फेंकती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल साहब वार्म वेलकम। फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं जी, अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अजहर सदीक साहब माहिर कानून हैं, अजहर साहब आप भी हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत शुक्रिया। और तैमूर तालपुर साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं जी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया तालपुर साहब वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं तालपुर साहब आपसे करती हूँ। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूँ तालपुर साहब, आपको भी पता है पीपल्स पार्टी गद्दारी के या तौहीन मज़हब के सर्टिफिकेट बांटने के हमेशा से खिलाफ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा खुद को एक जो पीपल्स पार्टी खुद को हमेशा एक रोशन ख्याल सियासी जमात के तौर पे मुतारिफ करवाती रही, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ अप्रिसिएशन बनती है वहाँ देनी चाहिए अप्रिसिएशन, लेकिन साथ ही अफसोस का इजहार करूँगी कि इन 2 सालों में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने अपनी ये रिवायत खुद ही बदल डाली। कंटेनर पर जब मौलाना साहब इमरान खान के खिलाफ तौहीन मज़हब के फतवे दे रहे थे तब बिलावल, आपको याद होगा कि उनके साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, और अब खुद बिलावल ये कह रहे हैं कि हुकूमत कुलभूषण को फैसिलिटेट कर रही है। क्या कहेंगे? आपने इस तरह से कोई काम किया है इलीगली, आपने इंडिया को फेवर करने के लिए, मोदी को फेवर करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत गहरा दोस्त या यार होगा कप्तान का, कि उन लोगों ने ऑर्डिनेंस पास किया है बगैर नेशनल असेंबली में लाए हुए, बगैर सेनेट में लाए हुए, बगैर किसी को बताए हुए, और वो भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ट्वीट के थ्रू ये पब्लिक किया। तो क्या ये हक किसी भी
हुकूमत को होता है कि वो इस तरह से किसी इस लेवल के प्रॉब्लम्स वाले एक मुल्क को जाकर और हेल्प करने के लिए, गलत तरीके से हेल्प करने के लिए आप ये इस तरह का एक काम करते हैं, तो दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। आप कैसे कह सकते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी शहरी, सियासतदान तो आप छोड़ दें, कोई भी पाकिस्तानी शहरी कभी भी कुलभूषण को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए छुप छुपा के घिरे हुए घटिया हरकतें करना बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां पर इतनी पाकिस्तान की बदनामी हुई है, चाहे वो PIA के पायलट्स हो जो पूरे पाकिस्तान में से जाकर पूरी दुनिया की एयरलाइंस में जाके काम करके उनके साथ किया है, जिस तरह से रिडिक्यूल किया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को और हमारे मुल्क को, वो कौन उसका जवाब देगा? कौन उसका? दिस इज नॉट राइट। जिस तरह से आपने आज डॉलर की प्राइसेस कहाँ पहुंचा दी है, आपने आज आपकी जो प्राइस है आपकी ऑफ पेट्रोल आपने कहाँ पहुंचा दी है। आपके पास, आपके मुल्क में शुगर क्राइसिस, आपके पास खुद क्रिएट करते हैं शुगर क्राइसिस, प्राइसेस बढ़ाते हैं, कमीशन आते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। पेट्रोल का भी वही पेट्रोल क्राइसिस, आप खुद प्राइसेस बढ़ाते हैं, आप खुद वहां से पैसे कमाते हैं। और अब अच्छा तालपुर साहब, आपकी बहुत सी बातें वजह होंगी, ठीक होंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी जो कि एक मंजी हुई पार्टी है, आप अपनी समत से क्यों हट गए? आप तो इस तरह की बातें खुद भी पसंद नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना, किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देना, फिर आप लोग इस लाइन पे कैसे चढ़ गए? किस लाइन पे जी? किस चीज की बात करनी है आप, जरा मुझे समझाइएगा। आप मुझे समझ नहीं पा रहे। मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल है। नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप मेरा सवाल समझे कि मैं तालपुर साहब से क्या पूछ रही हूँ? मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तकाजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मूव्स और इसको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली किस तरह हैंडल किया जाए कि पाकिस्तान का इमेज अच्छा रहे। हम उनमें से नहीं है जो यूनाइटेड नेशन जाएं और कुलभूषण जाधव का नाम ना ले सके। हम तो चाहे अमेरिका से प्रेसिडेंट से बात कर रहे हो या कोई और फोरम हो, हमने खुल के चार्ज भी लगाया, हमने इंटरनेशनल में जाके डिफेंड भी किया और हमने उसकी अपनी जो कन्विक्शन थी उसको वेरी सक्सेसफुली एबल टू गेट इट क्लियर्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हमें पाकिस्तान के इमेज देना है कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और पाकिस्तान एक ह्यूमन नेशन है। हमने उसको छोड़ना कोई है, हम क्यों छोड़ेंगे अब? अच्छा, अगर वो मिल लेगा तो मेरी कौन सी कौम सलामती को खतरा आ रहा है? अलबत्ता पाकिस्तान का एक फेस में डिप्लोमेटिक मुझे बड़े फायदे कि भाई हमने तो की, आओ मिल लो जिसको मिलना है। तो तुम्हें अपील करनी है, उसके ऊपर ये नहीं कि अपील में जाकर वो ये कहें कि जी हमें रसाई नहीं दी थी, हमें ये नहीं किया था। वी डोंट वांट कि इनका केस स्ट्रांग हो। हम तो चाहते हैं कि उनके केस कमजोर से कमजोर हो और हम वहां भी डिफेंड करेंगे। इवेंचुअली इस शख्स को या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या इसको डेथ पेनल्टी होगी। दैट्स व्हाट वी वांट। बिल्कुल एक एग्जांपल सेट होगी। हमने ये बताइए, इस मुलाकात से कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ ये? या पाकिस्तान को जो मैं कह रहा हूँ वो हासिल होगा। अच्छा, और जहां तक देखिए इनका ताल्लुक है, ये सब एक अब्बू बचाओ मुहिम में निकले में, एक पापा बचाओ मुहिम में। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के अंदर उतनी शिद्दत नहीं ला सके नैब की वजह से। और मुझे नैब से बड़ी शिकायत है इस वक्त कि नैब जब किसी को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसके बाद उसकी कन्विक्शन लाना, जब इतने क्लोज एंड शट केसेस लगते हैं वो जरूर लेकर। अभी तो आप देखें इनकी चीखें निकलेंगी, ये तो अभी इब्तिदाई इश्क है। देखिए जैसे जैसे अब वो चीफ जस्टिस साहब ने 120 अदालतें आई हैं, ये कब तक? अभी देख लीजिए जरदारी साहब क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये स्टेट बैंक का होना चाहिए, कभी ये होना चाहिए, कभी मुझे कोरोना हुआ है मैं जहाज में ट्रैवल कर सकता, कभी ये है कि जी वो पायलट्स के ऊपर, जिन पायलट्स के ऊपर इन्हें इतना इतबार है तो जरदारी साहब उस जहाज में बैठ क्यों नहीं गए थे? क्यों डर गए थे? क्यों बहाना इस्तेमाल किया था? सही है जी। ये वो जरदारी है जिन्होंने न्यूयॉर्क से खत लिखा था स्विट्जरलैंड के कोर्टों को कि मेरा जहनी हालात सही नहीं है इसलिए मैं ट्रायल में नहीं आ सकता, और जैसे ही सदर बनने का मौका मिला उनके सारे जहनी हालात सही हो जाते। ये वो शहबाज शरीफ साहब है जो चीफ मिनिस्टर जब बनते तो वो कैंसर ज़्यादा नहीं होते, जब उन्हें अदालत में जाना होता है तो वो कैंसर ज़्यादा हो जाते, कि कैंसर पेशेंट है।
अच्छा जी, जनरल अमजद शोएब साहब, ठीक है, नकवी साहब आपका पॉइंट है कि जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहिए, फिर मैं अजहर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। जनरल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो ऑपोजिशन कुलभूषण के मामले पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत को बाकायदा बदनीयत करार दे रही है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात है कि जी भारतीय जो काउंसलर, जब मुलाकात हुई कुलभूषण से, तो आपको याद होगा कि दरमियान में शीशा है जी, वो हटा दिया जाए, वो भी हटा दिया, ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग ना हो चले, वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी गई, फिर भी कुलभूषण पुकारता रहे और वो सुने ही ना, यानी उनका रवैया कुलभूषण के साथ कैसा था? आप उस पर भी जरा बात कीजिए। देखिए, जहाँ तक सदारती ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है जरूरी था, क्योंकि आपने रिव्यू करवाने के लिए उनको इजाजत देनी थी और इस मामले में मेरा ख्याल है कानून शायद इजाजत नहीं देता था, तो आपने ऑर्डिनेंस पास करवाया जिसमें स्पेशल ये रिव्यू की आपने कंडीशन क्रिएट की कि हाँ वो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी की गवर्नमेंट होती, इनकी ना होती तो क्या की भी होती, तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आपने जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना है तो आपको इस तरह का कोई रास्ता निकालना पड़ता है। यही बात, ये जो काउंसलर एक्सेप्शन दे रहे हैं, ये मेरा ख्याल बार बार एक्सेप्ट देना ये जरूरी नहीं है, इससे मसाइल पैदा होते हैं। आप देखिए पहली दफा हमने उनको मिलवाया, उसकी वाइफ भी आई और वालदा भी आई, लेकिन उसका असर क्या हुआ? लेकिन उसका असर क्या हुआ? आप देखिए कि इंडियन फॉरेन ऑफिस ने जाके फॉरेन ऑफिस पे वहां से जो इलामिया जारी हुआ उसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद कर दिए कि जी इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सही। अब दूसरी आपने फिर कराया, वो वहां से खुद भागे, मिलके नहीं गए, बात नहीं करके गए कुलभूषण से, और फिर जाके वहां से एक इलामिया फिर जारी करवा दिया फॉरेन ऑफिस दिल्ली से, जिसमें फिर पाकिस्तान के इल्जाम के जनाब इन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया। मकसद कहने का ये है कि आप बार बार अपने ऊपर क्यों कीचड़ उछलवाते हैं? अगर भारत का वतीरा यही है कि आप हर तरह को उनको सहूलत मुहैया करें और वो फिर जाके आपके ऊपर गंद उछालें, झूठ बोलें, इल्जाम तराशियां करें, तो फिर आपका भी फर्ज है कि आप उनको कहें कि जनाब जब तक आप ये हरकतें बंद नहीं करेंगे हम आपको नहीं मिलाएंगे। ठीक है। आप क्यों बार बार उनको मौका दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर जाके आप एहसान करें, मदद करें, वो मिले, सब कुछ हो जाए और फिर जाके कीचड़ उछालें आपके ऊपर, फिर जाके वहां से एक इलामी इशू हो जिसमें लिखा हो कि जी पाकिस्तान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये क्या आप क्या शौक है? क्या अच्छा बनने के लिए आप दुनिया में क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? ठीक है। मेरी मालातर है कि बार बार इस तरह का मौका देना और फिर अपने ऊपर कीचड़ उछलवाना ये कोई जरूरी नहीं है। आप तो जनरल साहब, हम फिर कहाँ पे कमजोर हैं? हम कहाँ से मार खा रहे हैं? ये जो आप बड़ी अच्छी सजेशन दे रहे हैं, इसमें अमल क्यों नहीं कर लेते? देखिए, कल भी जब उस शख्स ने जब वो दोनों मिलके गए और कुलभूषण बुलाता रहा, वो नहीं ठहरे। इनको चाहिए था कि बजाय इसके कि शाह महमूद कुरैशी बयान जारी करते, कुलभूषण को कहते हैं कि आपकी मीटिंग कैसी रही, वो खुद बताता कि क्या हुआ, उसके साथ वो रिकॉर्ड करते, वो वीडियो सारे चैनल पे चलती। बिल्कुल। और वो खुद पीट रहा होता कि जनाब मैं बुलाता रह गया, ये नहीं आए। अरे जनरल साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको नहीं पता भारत क्या करता है? भारत तो झूठ बोलते हैं। हमने अभिनंदन को, आपको याद होगा, जज्बे खैर से गाली के तहत छोड़ा था, तो उन्होंने क्या कहा कि जी प्रेशराइज होकर छोड़ दिया। कुलभूषण के बयान वो पहले भी कहते रहे कि जी प्रेशराइज करके आप लेते रहे, अगर इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती तो उन्होंने कहना था प्रेशराइज करके हमने रिकॉर्ड करवा ली। ऐसा ही था ना? भारत ने तो उसमें भी कुछ ना कुछ कह देना था। बात ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट देते हैं, देते रहे, ठीक है, हमें ये करना चाहिए था। ठीक, आपकी स्टेटमेंट पे अगर वो ये कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, असल तो ये हुआ वहां पे, तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है, सही, ठीक है जी, ठीक है जी। जनरल साहब आपके तो मौजूद है कि उन्होंने आपको पूरा झूठा कहना है, ठीक है, लेकिन अगर उसके चलिए जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, हमें अपना काम इस तरह करना चाहिए था। आपने बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया, लेकिन आगे उनका जो स्टेटमेंट होगा, जारी बात है वो उनका है। अच्छा जी, मैं अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे मैं जीआईटी के हवाले से जानना चाहूँगी, क्योंकि आप माहिर कानून हैं, इस मामले को प्लीज़ हमें समझाइए, सबको समझाइएगा कि जीआईटी का मामला जो है बेसिकली अजहर साहब की जीआईटी होती क्या है, और अगर मुलजिम अपने बयान से मुकर जाए तो फिर उसकी हैसियत या अहमियत क्या रह जाती है? फॉर एग्जाम्पल उज़ैर बलोच की जीआईटी की अगर मैं बात करूँ तो क्या अहमियत है, वो उसकी कानूनी पहलू क्या है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर JIT हमारे यहाँ दो तरह से बनती हैं। पहला तो है कि एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 19 के तहत बनती है, उसमें वफाकी इदारे, सूबाई इदारे, और उसका मकसद यही है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करनी है। दो आ भी जाती है, किसी की किसी तरह की, किसी की किसी तरह की।
अच्छा, एक ये है, एक जीआईटी जो है वो जरा उससे पहले मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, वो जुडिशियल ऑर्डर से जीआईटी बनी थी। इस तरह फेक अकाउंट केस जो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो चल रहे हैं उनका, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही जीआईटी बनी थी और सुप्रीम इस्लामाबाद में सारे केसेस चले गए थे। उस जीआईटी का मटेरियल इस्तेमाल करके आगे फिर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सेपरेट होनी है। वो शहादत के तौर पर, चूँकि अगर तो जीआईटी बनी है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जैसे शुगर में हुई है, तो वो शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन उज़ैर बलोच का केस थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। वो जीआईटी की फाइंडिंग को टेस्टिफाई होना है ट्रायल कोर्ट में, लेकिन उनका 164 का बयान बहुत है। 164 का बयान अदालत के सामने मैजिस्ट्रेट के पास होता है। मैजिस्ट्रेट बाकायदा उनकी कंसेंट के साथ वो बयान रिकॉर्ड करता है और वो बाकायदा फिर कन्फ्रंट कराया जाता है जब ट्रायल शुरू होता है। तो ट्रायल के अंदर वो मुकर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तो उसकी एक कानूनी हैसियत मौजूद है आज भी, जो उनका 164 का बयान है। जेआईटी की हैसियत तो ट्रायल में जाकर देखी जाएगी, लेकिन जो एक मैजिस्ट्रेट के सामने बयान जाता है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो बाकायदा कंसेंट के साथ है, यानी वो इकरार जुर्म है। अगर देखा जाए वो फिर ट्रायल में जाकर सेट होना है, ट्रायल में उसकी एविडेंस के तौर पर कंसिडर किया जाता है। लेकिन जेआईटी की रिपोर्ट को ट्रायल के तौर पर एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना जरा मुश्किल है। अगर आप इजाजत दें, चूंकि आपने इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला मामला भी छेड़ दिया, बड़ी कंफ्यूजन है इनके अंदर। मुझे आज इतना दुख हुआ बिलावल जरदारी भुट्टो साहब की और एहसन इकबाल साहब पे, पता नहीं कानून समझ अगर आप देख लें, यानी मैं सिर्फ दो चीजें आपके सामने रखता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला, किसी ने फैसला पढ़ा ही नहीं है। आप हैरानगी की बात है, दुख और अफसोस का मकाम है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा दिया। 17 जुलाई 2019 का फैसला है और उस फैसले का अगर लास्ट में जो कंक्लूडिंग पैराज हैं, वो पैराज उसके हैं जी 144 से लेकर 145, 146, 147 और 148। 146 के एंड में लिखा हुआ है, पाकिस्तान शैल टेक ऑल मेजर्स टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इंक्लूडिंग इफ नेसेसरी बाय एनेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। यानी स्टेट्समैन बने, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। और इसी चीज को सामने रखते हुए ये मई 29, 2020 को, चूंकि इस वक्त ऑर्डिनेंस इसलिए आना है कि आपकी पार्लियामेंट तो बैठ नहीं रही है। जब पार्लियामेंट बैठ नहीं रही है, उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद करना है। एक कानून तश्कील दिया गया ऑर्डिनेंस का, और ये ऑर्डिनेंस कहलाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020। और इसके तहत यानी वजह क्या है कि बाकायदा चूंकि उनके फैसले हो चुके थे, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत वो चैलेंज नहीं हो सकते थे बाकायदा। और इसके लिए ये मौका दिया गया है वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 के तहत। दुख और अफसोस का मकाम है, इतने बड़े बड़े लीडर होके ना कानूनी और आनी पोजीशन, पूरी दुनिया में मजाक उठ रहा है। और आपको याद होगा जब वो पिछला फैसला आया तो वहां अखबारी कटिंग डिस्कस हुई, पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो बातें होती रही, मीडिया इंटरव्यूज वगैरह इंडिया ने एविडेंस के तौर पर लगाए थे। यहां भी एविडेंस के तौर पर लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया की कोई मदद कर रहा है, और वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं हुकूमत वक्त पे। लेकिन हुकूमत वक्त की इस वक्त आप बिल्कुल आप कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकते। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर ना सिर्फ अमल दरामद किया, बल्कि उनको रसाई भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो अपना एविडेंस के तौर पर कमी रह गई या जो चीजें रह गई हैं उसका अगर सेक्शन पढ़ लीजिए, मुतलका छोटा सा ऑर्डिनेंस है, छोटे से ऑर्डिनेंस के टोटल सेक्शन जो है 5 सेक्शन है। एक ओवरराइडिंग सेक्शन है और सेक्शन अगर मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा, ठीक है, वक्त की भी कमी है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं तैमूर साहब की तरफ आती हूँ, आपको दोबारा मौका देती हूँ। तैमूर तालपुर साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जी। आटे, चीनी, पेट्रोल, बिजली, सबका ही बहरान है। बेशक हम कह लें कि चलिए हुकूमत जिम्मेदार भी है, लेकिन सूबाई हुकूमत भी किसी चीज का नाम होता है। तैमूर साहब, सिंध से करोड़ों की गंदुम गायब हो जाए, कराची में कचरा और बिजली सड़कों पर नजर आना शुरू हो जाए, तो उसमें तैमूर साहब कहीं ना कहीं तो आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं ना। बिल्कुल जी, आपने वजह कहा, बिल्कुल हम ही जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं हम क्योंकि आज आप जरा कैलकुलेट करें और जरा चेक करें कि जो फ्लार की जो टारगेट होता है, हर सूबे को एक टारगेट मिलता है कि आप फ्लार की बात करते हैं, फ्लार में बात करता हूँ, एक टारगेट था केपीके का, एक टारगेट था आपका सिंध का, एक टारगेट था आपका पंजाब का, हर किसी को एक टारगेट दिया गया। आज क्या हुआ है, केपीके हैज फेल्ड, वो अपना टारगेट मैच नहीं कर सकी।
आपकी बलूचिस्तान फेल्ड, टारगेट मैच नहीं कर सके, आपका पंजाब हैज फेल्ड, आप टारगेट मीट नहीं कर सके। टारगेट अगर मीट किया है तो सिर्फ सिंध के सूबे ने टारगेट मीट किया है, और जो हमारा टारगेट था 3.88 मिलियन मेट्रिक टन्स का हमारा टारगेट था, जो सिंध ने पूरा किया है। और अभी क्या हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट हमें फोर्स कर रही है कि हम अपना फ्लावर, अपना वीट जो है वो भेज दें, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दें, ताकि फिर से क्राइसिस हो जाए, फिर से सिंध के अंदर। तो हम अपना काम कर रहे हैं, सिंध अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, और हम बता दें, दिस इज ऑन अ पॉइंट टू बी नोटेड, हम अपनी गंदम अब पाकिस्तान हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से रिलीजेस लाएंगे, ताकि कम से कम हमारे सूबे में जिसने अपना टारगेट मैच किया है वो ना हो। तो लिहाजा मेरे ख्याल से अगर कोई काम हो रहा है, अगर साफ सफाई आप KPK से कंपेयर करेंगी सिंध की, तो सिंध अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर है सफाई में। आपके अगर पॉलिसीज कहीं पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो वो आपका एक सिंध का ही सूबा है जहाँ पर हो रही हैं, और जितनी भी बेवकूफ़ियाँ आज हो रही हैं वो सारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जो मैं फिर से अगर आप कहें तो रिपीट कर दूं, पर मेरे ख्याल से कुछ भी ढका छुपा आपसे या किसी से भी नहीं है कोई भी चीज़। तो लिहाजा यू शुड गिव सिंध द क्रेडिट फॉर मीटिंग इट्स टारगेट्स। और हनीम आदिल शेख साहब ने कल नकवी साहब मेरे प्रोग्राम में एक नया इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी हम आमिर लियाकत साहब की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, वो नाराज होते ही रहते हैं। इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। तमाम मेहमानों को दोबारा से वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नकवी साहब आपके लिए एक सवाल छोड़ के गई थी, मुझे ब्रेक पे जाना, सवाल दोहरा देती हूँ। आमिर लियाकत साहब को आप लोगों ने मना लिया है या वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है? साथ ही मैंने आपको बताया कि कल मेरे प्रोग्राम में हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि हम उनको संजीदा नहीं लेते, वो हमारे बारे में कुछ भी कहते हैं, नाराज़ होते ही रहते हैं, हमने कभी सीरियस नहीं लिया। देखिए, मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, मैं आमिर लियाकत साहब की अपनी जगह मुनफरद हैसियत है, वो एक एंकर पर्सन है, अच्छा बोलते भी हैं और अवाम के जज्बात की तर्जुमानी भी करने में काफ़ी हद तक अपनी जगह सही होते हैं, इसलिए कि 2-3 तरीके से मसले को हल किया जाता है। एक मेरा जैसा शख्स है जो कहता है मैं और लड़ूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, मैं अगर हुआ वजीर आजम साहब से मसाइल के करूंगा और मैं हल करूँ। मैं कहता हूँ इस वाले मसले पे आमिर भाई जो हैं उन्होंने ज़रा जिस तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया उसके अंदर शायद वो मैच्योरिटी नहीं है जो दिखानी चाहिए उन्हें, इससे कि वो MNA भी हैं और ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो इलेक्ट हुए, तो उनको पहले वो सारे रास्ते और वो जद्दोजहद उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है, हमारा जो रोल कराची में है वो ऑब्वियसली बड़ा डिफिकल्ट रोल है। इससे कि सिंध गवर्नमेंट जैसी नाहल गवर्नमेंट जो 12 साल से हुकूमत कर रही है और शायर कराची के साथ बदस्तूर जो सलूक कर रही है, उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ है ज़लालत वाला, कि हमें इन्होंने जलील कर दिया। ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात न देते हैं और फिर रोज आके मुंह भी चढ़ाते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, इससे कि ना हमें पानी देंगे, ना सफाई करके, ना हमें बसें देंगे, ना हमारी सड़कों के हालात सही होंगे, और फिर आके कहते हैं हम तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं शहर और हमने तो ये कर दिया, ना लोकल बॉडीज का अच्छा निज़ाम देंगे। मैं समझता हूँ कि अगर मैं आमिर भाई की जगह होता तो मैं इनके करतूत जो है वो आगाह करता और वजीर आजम से जाके वही बात करता जो मैं कर रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि वफाक जो है वो इंटरवीन करे सिंध के मामलात में, या कराची का कंट्रोल संभाल ले 1429 के आर्टिकल 149(4) के तहत, या आर्टिकल 140A के तहत लोकल बॉडीज का आइन के अंदर जो है मजबूत करे, या ये करे कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी 325 के तहत लगाए। और मैं डिमांड करता रहूंगा जब तक लोकल बॉडीज के निजाम को दुरुस्त न किया जाए।
सही। अच्छा, यानी नकवी साहब आपने कहा कि उन्होंने मेच्योरिटी का इतना मुजाहिरा नहीं किया, यानी उन्होंने उस चीज़ को मेच्योरली हैंडल नहीं किया। अगर कोई गुस्सा भी था, नाराज़गी भी थी, उसको किसी और तरह से हैंडल किया जा सकता था, आपका ये कहना है। तो यानी वो तो पहले भी, इससे पहले भी नाराज़ रहे हैं, इस्तीफे की बात पहली बार नहीं हुई, नाराज़ी पहली दफ़ा नाराज़ी का इजहार नहीं किया गया, तो आप कहेंगे कि वो हर बार ही मेच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं करते हैं, यानी मसला उनके साथ है, उनके एटीट्यूड के साथ है? नहीं, मैं समझता हूँ। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुख्तलिफ किस्म की जमात है। आमिर लियाकत साहब का ये खास तौर पर लव अफेयर है इमरान खान साहब के साथ, और वो आपको पता है ना, वो चेयरमैन का जब ऐसे लोगों के साथ एक खास लगाव भी होता है और उन लोगों का भी एक खास लगाव होता है, तो वो अपना इजहार जो है वो मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। सिर्फ इतना सा मसला है कि उन्होंने इजहार का तरीका, लगता है खान साहब ने उनका कोई एक आध दफ़ा फ़ोन नहीं उठाया होगा, इंशाल्लाह उठाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको तसल्ली देंगे। ये ऐसी बात नहीं है, पीटीआई वाला कहीं जाता नहीं है। नजीब हारून साहब के लिए भी इतना ही शोर मचा रहे। सही, ठीक है जी। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, ये सियासत में ये जो हुब्बुल वतनी और गद्दारी के फतवे देना, ये एक सिलसिला है जो कि शुरू हुआ हुआ है। जमहूरियत के लिए आपके मुताबिक ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है कि किसी को भी गद्दार कह दिया जाए और कोई भी कह दे कि मैं तो बहुत मुहिब्बे वतन हूँ? जनरल साहब, जनरल अमृतसर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक जनरल साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही। ठीक है जी, मैं ठीक है, मैं अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ तब तक। जी, अब आ रही है जनरल साहब। मैं अपना सवाल दोहराऊं, मैं जानना चाह रही थी कि ये सियासत में एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि कोई गद्दार, कोई हुब्बुल वतनी, इस तरह के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, किसी को गद्दार कह दिया जाता है, कोई कहता है कि जी मैं बहुत मुहिब्बे वतन। और बेसिकली सिलसिला जो है बहुत पुराना है, ये चलता आ रहा है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। जमहूरियत के लिए ये चीज़ आपके मुताबिक कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और आज तक हुई भी है? वज़ीर आज़म बनता है, वो पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ उठाता है और वो जिम्मेदार आदमी होता है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे उसको गद्दार कहा जाए। और ये आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो यही बिलावल जरदारी जो है ये कहा करता था कि जनाब मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। ये इनके मुंह को बस कोई खुली छुट्टी मिली हुई है, लूज कैनन की तरह ये कह देते हैं। देखिए, किसी की पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, किसी की सोच में फर्क हो सकता है, किसी के डिसीजन जो है वो ऐसे हो सकते हैं कि उससे किसी वजह से दुश्मन को फायदा पहुंच गया। लेकिन ये कहना कि वो गद्दार है वो मुनासिब नहीं है, ये रवैये बदलने चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक पॉलिसीज जो है वो फर्क जरूर होता है। मियां साहब के वक्त में भारत के मामले में बड़ी नरम पॉलिसी थी, बिल्कुल हम भी शिकायत करते थे, सारे शिकायत करते थे, लेकिन उसको गद्दार कहना या गद्दारी कहना कि मुल्क के साथ गद्दारी की जा रही है वो मुनासिब नहीं है। उस वक्त भी यही पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि इस पर हिसाब करनी चाहिए और इसकी गलत होती है, उसकी सोच अंडरस्टैंडिंग का होता है। मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। आप सही। जनरल साहब के बाद से दोबारा चलिए कि ये सियासत के लिए ये कोई अच्छा शुगून नहीं है। आप अपने आप को और अपने लीडर्स को के सामने, यानी इस चीज को चेंज करना होगा, खत्म करना होगा। ऐसा ही जनरल साहब हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है कि तमाम सियासतदानों को अपने रवैये को तब्दील करना होगा कि गद्दारी के जो सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। जनरल साहब की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, रजा प्लीज ये आवाज़ ज़रा सही करवाइएगा ताकि नाजरीन सुन सकें। जी तैमूर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तैमूर साहब, अगर मैं बात करूँ एमक्यूएम और आपके दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान सबसे ज़्यादा जो इख्तलाफात रहे, आप अग्री करेंगे, वो कराची पर हुए हैं सबसे ज़्यादा इख्तलाफात। कराची सिंध का हिस्सा है, अहम हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो सर कराची का हाल है, अमली तौर पर प्रैक्टिकली ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों ने कराची के लिए कभी कुछ किया? तैमूर साहब, मिठी यहाँ पे आप बात करती हैं क्या किया हमारी हुकूमत ने? आपके सारे अंडर प्लासेस, फ्लाईओवर्स कब बने? हमारे दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। आपका जो ये रिजल्ट आया था ना जो इस इलेक्शन में,
वो वाजे आपको बता रहा था, जब पीपल्स पार्टी वाज नॉट विनिंग सीट्स किसी जमाने में फ्रॉम कराची, तो अब हमने सीटें कराची से जीते ना, हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस कराची से अच्छा, जीते। आप ये कह रहे हैं, वो मुस्तफा कमाल साहब से कभी पूछ ले तो कहते हैं कि कराची की हालत जब बदली तो मैंने बदली जब मैं मेयर था। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बिल्कुल काम किया था, ऐसे तो बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हो गया। मैं कहूँगी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम बिल्कुल, मुस्तफ़ा ने काम किया अपना, अच्छा काम किया। पर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे, अगर आप जो हमारे पिछले ये 2 साल और इससे पिछले 2 साल 4 साल में जितना काम कराची में हुआ है, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग। और कराची में फर्स्ट टाइम एक इंप्रेशन बना है कि यस, पीपल्स पार्टी इज द पार्टी विच इज वर्किंग फॉर प्रोजेक्ट इन कराची। तो लिहाजा ये कहना बहुत ही बायस होगा। मैं तो आपको दावत दूंगा कि आप मेहरबानी करके कभी कराची आएँ, सिंध का दौरा करें, हम आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मेहमान बनाएंगे। आप आके रास्ते देखें, आप रोड देखें, आप आके हमारे हॉस्पिटल्स विजिट करें, तो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ हाउ वी आर वर्किंग नाउ एंड हाउ इट यूज्ड टू बी बिफोर। तो ये तो भी पीटीआई हुकूमत में है ना वफाकी, पीटीआई ने कौन से काम किए हैं, कौन सी स्कीमें लाए हैं, जितने हमारे मेजर प्रोजेक्ट थे, K4 था, हमारे स्कीम्स थी जो रोड्स की आनी थी, दे हैव डन नथिंग। जो इन्होंने वादे किए, इन्होंने क्या दिया? चले सिंध हुकूमत अपनी जगह पे काम कर रही है, पर वफाकी हुकूमत भी, तो वफाकी हुकूमत पावर में है, उनके पास फंड्स हैं, व्हाई आर दे नॉट डूइंग एनीथिंग? क्या उन्होंने अपना पूरा दिमाग बना लिया है कि उन्होंने कुछ नहीं करना है सिर्फ क्योंकि सिंध की आवाम ने इन्हें वोट नहीं दिए? यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बताता चलूँ, IGCP होता है प्रोग्राम, इट्स द इंडक्टिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो आपका सबसे बड़ा मसला चल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक का, आपका बिजली का, तो उसमें सिंध ने 78 प्रोजेक्ट्स दिए थे आपको, जिसमें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ 21 प्रोजेक्ट आपके अलाउ किए हैं। क्यों? अगर हम एक बेहतर काम अपनी जगह कर सकते हैं, क्यों नहीं करने दे रहे? हमने 10 प्रोजेक्ट दिए थे इनको, जिसमें से हम 6,600 मेगावाट्स बिजली क्रिएट करते इसी IGCP। अच्छा तैमूर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि हमें करने नहीं दे रहे, यानी आप काम करना चाहते हैं, ये करने नहीं दे रहे। नकवी साहब से मैं जवाब जरूर ले लूंगी, पहले मैं जरा आपसे कंफर्म कर लूँ कि आपने यही कहा या मैंने गलत सुना? नहीं, हम काम करना चाहते नहीं, हम काम कर रहे हैं, पर मैं आप जैसे बता रहा हूँ कि हमने 39 प्रोजेक्ट आपने करने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या था? जी, फेडरल गवर्नमेंट के काम, सोलर प्रोजेक्ट हमें करने हैं, ठीक है, विंड पावर के प्रोजेक्ट हमें करने हैं। अच्छा, मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ भी जाना चाहूंगी, उसके बाद में नकवी साहब आपसे तैमूर साहब की बातों का जवाब लूंगी, ठीक है? अच्छा जी 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 तैमूर साहब जल्दी से खत्म कीजिए। अजहर साहब फिर आपकी तरफ आ लीजिए। तैमूर साहब, प्रोजेक्ट से हमारे जनरेशन के विंड एनर्जी के थ्रू उन 39 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 12 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। फंडिंग हम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं, तो आपने क्यों? मतलब कि आप चाहते यही हैं कि कराची में, सिंध में लोगों को बिजली ना मिले। आज आपके के इलेक्ट्रिक में 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, आपके पास 23% शेयर फेडरल गवर्नमेंट का है। तो वफाकी हुकूमत को सिंध से, कराची से क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसी तो बात नहीं हो सकती ना तैमूर साहब के, वो जानबूझ के चाहते हैं कि नाम। तो फिर ये क्या है? चलिए ठीक है, इन तमाम बातों के जवाब मेरे ख्याल से नकवी साहब बेहतर देंगे। मैं अजहर साहब की तरफ जाती हूँ। तैमूर साहब जरा प्लीज मुझे वक्त दीजिएगा। अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सब वो JIT के हवाले से मेरे जहन में एक सवाल था, लेकिन तब फिर मुझे दूसरे मेहमान की तरफ जाना था। ये जो उज़ैर बलोच की JIT है, ये 2 हैं अजहर साहब, अब असल कौन सी है, इसका पता कैसे चलाया जा सकेगा? अच्छा, मैंने आई हैव गॉन थ्रू बोथ ऑफ देम, मैंने दोनों देखी हैं। जो JIT जैदी साहब ने पेश किए हैं, उसके मैंने दस्तकों का मुवाजना किया। मैं बड़ी बात कहने लगा हूँ, मैंने उसके दस्तकों का मुवाजना किया है। उसमें तमाम 4-5 ऑफिसर्स के, जो IB के थे, ISI के थे, MI के थे, पाकिस्तान रेंजर्स के थे, मुझे तो वो दस्तखत असली लगे। और जो JIT सिंध गवर्नमेंट ने अपलोड की, उस पर आप आज भी आप जाकर देख लें, आपको दस्तकों में फ्लुएंसी नज़र नहीं आएगी। जो एक्चुअली जो JIT बनी थी, उसके 2 हिस्से थे। एक में था क्रिमिनल एलिमेंट के हवाले से, दूसरे में था जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो जो नाम उन्होंने दिए हैं, जो लिंक सारे किए हैं। और ये देखें, ये कोई अनोखी बात नहीं है। अगर आपको कराची लॉ एंड ऑर्डर के केसेस का याद हो, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में बाकायदा पॉलिटिकल विंग का, टेररिस्ट विंग का वो जजमेंटें मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, MQM और कई मजहबी जमातों के अंदर ये बाकायदा विंग मौजूद थे, और बाकायदा PMLN के हवाले से भी बात आई थी। तो वो जो चीज़ें सारी वो दी हुई हैं,
वो तो सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब वो JIT में जब वो JIT के हवाले से शहादत के तौर पर जब बुलाया जाएगा इनमें, यानी जो 5 ऑफिसर हैं उन्हें तो आके बताना पड़ेगा, और वो JIT की रिपोर्ट सारे लेके आए, और JIT रिपोर्ट कोई देना नहीं चाहता। मॉडल टाउन की JIT में भी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर का डाइसेंडोड उतार लिया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, शहबाज शरीफ वगैरह इन सब लोगों ने उतार लिया था। यहाँ भी ये तरीकाकार है, यहाँ JIT देखे इतने अरसे बाद आई है, और वो भी बाकायदा अली ज़ैदी साहब ने पिटीशन दायर की तब पब्लिक की, वरना तो पब्लिक ही नहीं की। इमरान खान साहब तो गलत रवायात डाल रहे हैं यहाँ पर पब्लिक करने की। जब कल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आइंदा से ऐसी JIT नहीं बनेगी, ना आइंदा इस तरह से कमीशन बनेंगे। JIT रिलीज करने के बाद उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया नहीं जाता, ये सवाल, इसका जवाब तमाम लोग जानना चाहते हैं। सब इसका जवाब आपसे लूंगी। नकवी साहब, आपने भी तैमूर साहब की बातों का जवाब देने, हमजा साहब आपसे भी मैं कुछ पूछना चाहूंगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नकवी साहब, आप तैमूर साहब की बातों का यकीनन जवाब देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हिटलर के एक बड़े जनरल थे गोबल्स, उनकी जो थे ये थ्योरी ये थी, इतना झूठ बोलो कि सच का गुमान हो जाए। अब आप ये देखिए, 2008 से लेके इनकी हुकूमत थी वफाक में भी और सूबे में भी। जरा इनसे पूछें इन्होंने कितने सोलर पावर उस जमाने में लगा लिए, कितने विंड पावर लगा लिए। फिर इनके आजकल जो फेवरेट कजन है उनकी हुकूमत आ गई 2018 तक, उसमें कितने लगा लिए। भाई हम तो इनके दुश्मन हैं, जरा पूछें तो ना कितने लगा लिए इन्होंने विंड के और सोलर प्रोजेक्ट, आपको दूध का दूध पता चल जाएगा। अच्छा जी, मंसूबा आया K4 के मंसूबे का जिम्मेदार कोई वफाकी इदारा है या कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के अंडर है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के अकाउंट्स मंगा के देख लें। मैं कहता हूं अगर तैमूर तालपुर साहब ये साबित कर दें कि वफाक ने ज्यादा पैसे पहले दिए थे या इन्हीं ने दिए, इनके पैसे कब आए हैं और 2 साल से मंसूबा बंद क्यों है। S3 का मंसूबा जो 50-50 शेयरिंग है, उसके अंदर दिखाएं कि वफाक डिफॉल्ट पे है या इन्हीं ने नहीं दिए। और आगे चले, बसें तो हमने नहीं है ना 50-50 पे, वो कर लिया। कितनी बसें लाएं ये कराची के अंदर? कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है शहर कराची के लिए? ये बड़े फिक्रमंद है कराची के लिए। ये बता दें दुनिया के किस शहर के अंदर ऐसा निजाम है जो लोकल गवर्नमेंट का 2013 का ये कानून है। इधर नाले की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए जाते हैं। इनको पता नहीं होता कि नाले की सफाई जो है बारिशों से 1-8 महीने पहले की जाती है। बारिश जब शुरू होती है उस दिन नहीं की जाती। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि कराची की सड़कों पे पंप लगा दें कि पानी उठा के जो है वो फेंका जा सके अगर कहीं जमा होता है। ये जितने अंडरपासेस की बात करते हैं, जाएं गिनाएं। ये कहना कि सिर्फ इनके दौर में बने गलत बात है। नेमतुल्लाह के जमाने में बने, मुस्तफा कमाल के जमाने में भी बने, और ये बनने चाहिए थे सिटी गवर्नमेंट के तहत। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम नहीं है शहर की डेवलपमेंट। देना पैसे सिटी गवर्नमेंट को, या कहें कि कराची का मेयर जो है उसके ऊपर इन्हें ट्रस्ट नहीं है। मैं मान लूंगा बात सही हो कर रहे होंगे। माजी में उस जमात ने जो हशर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का किया, KMC का किया, उनका उसमें भी ये पार्टनर थे। उस वक्त तो इन्हें कोई इतराज नहीं होता था जब मुस्तफा कमाल थे। सही। उस वक्त ये क्यों थे? इसलिए इनको अपना शेयर मिलता था। सही। आज ये सिर्फ अकेले खाने के चक्कर में, और हम हर खाने को रोकना चाहते हैं ईमानदारी दयानतदारी से काम। ठीक है जी, आप हर खाने को रोकना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ताकि ईमानदारी से काम हो। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, मैंने देखा है कि पाकिस्तानी सियासत में इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं। इल्ज़ामात की सियासत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है कि पाकिस्तानी सियासत इल्ज़ामात से आगे क्यों नहीं बढ़ती? जनरल साहब, मैं दे दूं जवाब आपको? जी जनरल साहब, जी जी जनरल साहब को आवाज नहीं जा रही। जी 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 तैमूर साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने बात की, अभी इन्होंने नालों की और सफाई की, तो मैं
आई थिंक जैनब साहब की आवाज आ गई है। अगर तैमूर साहब मुझे थोड़ा सा वक्त दें। जैनब साहब अगर सुन पा रहे, जैनब साहब आपसे मैंने सवाल पूछा था कि पाकिस्तानी सियासत इल्जामात से आगे नहीं बढ़ पा रही, आपको वजह समझ आई क्यों? जनरल अनवर शेर साहब सुन पा रहे हैं? जैनब साहब आप मेरे सुन पा रहे हैं? जी 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 जैनब साहब, पाकिस्तानी सियासत इल्जामात से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही और इसकी वजह से हमारे मुल्क को कितना सफर करना पड़ा, अंग्रेजी वाला सफर? बिल्कुल, बात यह है कि सियासत में मतानत होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए, बामकसद होनी चाहिए। अवाम जब लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो वो इसलिए नहीं भेजते कि आप एक दूसरे को फिर इल्जाम तराशी करके तो अपना वक्त ज़ाया कर दीजिए। तो दुख तो ये है कि आप इल्जाम तराशी तो सुनते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन उसमें मकसदियत नहीं है। आपने पिछले दिनों बजट देखा, एतराज़ात बड़े थे, लेकिन किसी ने कोई बजट के मामला को हल करने की कोशिश नहीं की कि जो हुकूमत को मुश्किलात हैं उसके बारे में कोई तजावीज़ आई। अभी आप देख लीजिए कि जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ये लाइलमी की एक इंतहा है कि लीडर तो बने हैं लेकिन पता ही नहीं कि ये ऑर्डिनेंस क्यों इशू करना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है वो क्या है, पाकिस्तान की जिम्मेदारियां क्या है। तो बात ये है कि मेहनत नहीं करते लोग। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ख्याल है उनकी तालीम का भी मसला है। मैं अगले दिन देख रहा था कि एक आदमी पंजाब में, उन्हें पूछ रहे हैं, एक टेलीविजन के कोई रिपोर्टर हैं, तो पूछ रहे हैं कि जी आप एमपी हैं? कि जी हाँ एमपी हैं। तो एमपी किस चीज की एब्रीविएशन है वो उनको नहीं पता, वो एब्रीविएशन बता नहीं सकते एमपी किस चीज की। यानी हालात ये हैं कि अगर आदमी किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट में पहुंच जाए, स्टेटस उसको मिल जाए, असेंबली बन गया, लेकिन वो जब उसको वो होश ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं कि उसने आया किस लिए वो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा। असल चीज ये है कि मकसदियत होनी चाहिए कि आपने आवाम मसाइल की बात करनी है, लेजिस्लेशन करनी है, हुकूमत को तजावीज़ देनी है, वो चीज मफकूद है हमारी सियासत। सही ठीक है जी। अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो JIT पे JIT रिलीज करना, अजहर साहब क्या ये काफ़ी है? कोई ऐसी कोई अमली कार्रवाई ना हो, किसी को अंजाम तक ना पहुंचाया जाए, और फिर साथ ही एक अजीब सी बात है कि फैसला कई बार अवाम पर छोड़ दिया जाए। ये क्या मामला है, आपको समझ आता है? अच्छा, ये एक अजीब वतीरा है कि पैरेलल सिस्टम, यानी सोशल मीडिया पे वोटिंग कर लें, मीडिया पे आकर ट्रायल कर लें। एक बड़ा सिंपल सा इशू है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है ना कि 90 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें, ये लोग क्या करते हैं, ये मीडिया खेलते हैं। वहाँ पर फर्द जुर्म, यानी आपके सामने राना सलामुल्लाह बड़ा कहता रहा वीडियो स्कैंडल, ये कर दिया वो कर दिया, पिछले आज 6-7 माह से वो फर्द जुर्म भी आयद नहीं होने दे रहे। आज फर्द जुर्म आयद करें, इन्हें कहें, इन सबको मेरा चैलेंज है इन सबको कि आए फर्द जुर्म आयद करें और आकर कहें कि 15 दिन या 20 दिन या महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड कर रहे हैं। इनमें से 70% नैब का कन्विक्शन रेट है। और ये तो मजाक बनाया हो ना उन्होंने कि मिसाल का तौर पर कहते पैसों की रिकवरी। भाई पैसों की रिकवरी कैसे हो? अगर एवनफील्ड और अल-अजीजिया केस देखे, दोनों में सजाएं होगी, जुर्माने होंगे। अब एक ही अपील सस्पेंड पड़ी है, दूसरा शब नवाज शरीफ साहब बाहर जाकर बैठे हुए हैं बहाना बनाकर, भाई वो अपील की प्रोसीडिंग तो चलने नहीं दे रहे। जब तक अपील का फैसला नहीं होता रिकवरियां कैसी होंगी? इसलिए शाह सलमान का मॉडल कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वजह है कि जितने रेफरेंसेस फाइल किए हैं, हमजा ले लें, शहबाज शरीफ ले लें, और इसी तरह जरदारी साहब के रेफरेंस ले लें, वो आपको याद नहीं वीडियो लिंक पे कहा है कि चार्ज फ्रेम करें। जब चार्ज फ्रेम होगा ट्रायल शुरू होगा। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि वाकई तो ये अदालतों से फैसले लें, ये मीडिया पे नहीं। मीडिया को किसको क्या पता है कानून क्या है? जिसका दिल करता है वो बैठ के बन जाता है कि मेरे से बड़ा है कानूनी एक्सपर्ट नहीं है। काजी फाजी साहब के केस में देख लें, उनकी बेगम साहबा का देख लें, बेगम साहबा के पास जो चीजें सामने लगी है इनकम टैक्स के सामने वो सबूत नहीं पेश कर सकी हैं। और हमने ये वतीरा जो बना लिया ना, ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। इससे इदारों पे बेतौकीरी हो रही है, इदारों पे बिला वजह सवालिया निशान है। दूसरी तरफ पुलिस का हाल देख लें, पूरे पाकिस्तान में पुलिस में कन्विक्शन रेट 8 से 10% है, यानी 100 में से 8 लोगों को सजाएं मिलती हैं। कितना ये लोग पुलिस के निजाम का ओवरऑल कर लिया आपने। खैरपुर में देख लें, वो टीचर ने जो कुछ किया है, यानी हमने ज़ैनब अलर्ट बनाकर कोशिश भी की, लेकिन हम अभी तक ऐसी कानून साजी नहीं लेके आए और ये वाकई हो रहे हैं। लास्ट 30 सेकंड है, जैसा मैं आपसे जरा इजाजत लूंगी। तैमूर साहब, आप नकवी साहब को कुछ जवाब अगर देना चाहे, 20 सेकंड है आपके पास। ठीक है, शायद उनकी आवाज़ नहीं आ रही। नकवी साहब आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे, कोई भी नहीं सुन पा रहा, आपकी किस्मत। जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।
रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।